पिता समान बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरी माताएं बहनें जो कृषि एवं उससे सहायक कार्यों में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं, उन सभी को नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं गुरबाज सिंह विर्क, गांव डबरी, डिस्ट्रिक्ट करनाल, हरियाणा से अपने रिसर्च फील्ड पर है, करनाल काछवा सीतामढ़ी डांड रोड, जहां पर हम धान की बासमती और नॉन बासमती दोनों किस्मों का उत्पादन करके किसानों में वितरण करते हैं। जो पौध होती है, पनीरी नर्सरी होती है, वो 1 जून से लेके 31 जुलाई तक उपलब्धता बनी रहती है। तो किसान भाइयों, आज मैं पैकेज ऑफ प्रैक्टिस की बात कर रहा हूं कि सिंचाई के बाद हमारे को DBW 327 की पैकेज ऑफ प्रैक्टिस क्या करनी चाहिए। ये एक ऐसी किस्म है जिसका अब की बार उत्तर भारत की बात करते हैं या मध्य प्रदेश तक की बात करते हैं तो 70% रकबा DBW 327 के अंतर्गत है। यह बहुत बड़ी छलांग है और संस्थान की और वैज्ञानिकों की यह बहुत बड़ी उपलब्धता है कि हमारे को 29-67 को पिछाड़ती हुई ये 29-67 की जगह ले गई है। जब कभी टाइम था कि पूरे भारत में पूरे भारत का जो रकबा था 80% 29-67 के अंतर्गत था, लेकिन अब वो जगह DBW 327 ने ली है। रफ एंड टफ वैरायटी के नाम से जानी जाती है। जैसा मर्जी खेत हो, जैसा मर्जी पानी हो, हर जगह पर परफॉर्मेंस दी है DBW 327 ने। उसके ऊपर मैं चर्चा कर रहा हूँ। वैरायटी की जैसे ही आप 25 दिन हो जाते हैं, आपने पानी देना है, सिंचाई हल्की करनी है, दिन की बारी में सिंचाई देना है, ऊपर खड़े होकर सिंचाई देना है। आपने रात की बारी में ट्यूबवेल नहीं चलाना है, रात की बारी में आपने नहर का पानी नहीं लगाना है। इससे गेहूं में दाब आ जाती है, पीला पड़ जाता है और सारी सर्द ऋतु में वो गेहूं नहीं उठ पाता है, उसमें फुटार नहीं हो पाता है, इसलिए वो उत्पादन में पीछे रह जाती है। जैसे ही आपको 2-3 दिन के बाद आपने उसमें यूरिया देना प्रारंभ कर देना है। जो किन किसान भाइयों ने बेसल डोज में सल्फर और जिंक का प्रयोग नहीं किया है, वो किसान भाई बेसल छिड़के के माध्यम से पहले यूरिया में जिंक दे सकते हैं, जो 21% आता है 10 किलो के 10 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से। जब जिंक मोनोहाइड्रेट जो 33% आता है, उसका 5 किलो आप यूरिया में मिक्स करके इसको डाल सकते हैं। किसान भाई ध्यान दें, जिन किसान भाइयों ने सल्फर है जो कोसावेट फर्टिस का आता है, 90% WDG पानी में घुलनशील होता है। बहुत बढ़िया कंपनी है हमारे भारत की और 90 कंट्री में एक्सपोर्ट कर रही है कोसावेट को। तो उसका आप 3 किलो यूरिया में मिलाकर आप दे सकते हैं। प्रथम यूरिया में ये देने अनिवार्य है। किसान भाई, धीरे धीरे आप 5-7 रोज के बाद, हवा का आगाज तेज है, धूप बहुत तेज है, इसमें हम ऐसा उम्मीद कर रहे हैं कि खेत जल्दी बत्तर आ जाएगा और आपने नमी बरकरार रखनी है और नमी में ही तीनों यूरिया आपने देने हैं। जिन किसान भाइयों की जमीन ठेके पे है, वो आधा बैग इसमें बढ़वार कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ बता देना चाहूंगा कि 3 यूरिया देने के तत्पश्चात आप किसान भाई स्प्रे के माध्यम से सूक्ष्म तत्व जरूर दें, क्योंकि हमारी फसल को 17 तरह के सूक्ष्म तत्वों की आवश्यकता पड़ती है। नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश हम दे देते हैं बेसल डोज के रूप में जब हम बिजाई करते हैं, DAP NPK 12-32-16 के रूप में। और किसान भाई, जो सूक्ष्म तत्व हैं, मैग्नीज अधिक मात्रा में, क्योंकि जब ठंड पड़ती है तो गेहूं में उसको ठंड में बहुत देसी घी की तरह लगती है, उसमें मैग्नीज की कमी हो जाती है। और मैग्नीज की कमी को पूरा करने के लिए हम 1 किलो मैग्नीज, और अगर किसान भाई जिंक फोलियर स्प्रे के माध्यम से देना चाहते हैं तो चिलेटेड जिंक, लिबरल जिंक जो आता है, 150 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से पानी में डिल्यूट कर लें और 2 किलो यूरिया का आप स्प्रे कर सकते हैं। इस कॉम्बिनेशन को आप 3 बार भी स्प्रे कर सकते हैं, आपकी फसल में कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा। जितना आप करेंगे उतनी आपकी गेहूं निखरती हुई चली आएगी, फुटाव करती हुई चली आएगी, और इस स्प्रे का जो रूप है वो इसकी परिपक्व अवस्था के पास भी जाकर मिलता है। जब निसारे पे आती है, झंडा पत्ता मजबूत होता है, इसमें गेहूं बेशुमार फुटाव करता है, जड़ें बहुत मजबूत हो जाती हैं, अंतिम पानी में हवा तेज भी चलती है तब भी गेहूं गिरता नहीं है, तना मजबूत बना रहता है, और क्लोरोफिल की मात्रा अपनी चरम सीमा पर बनी रहती है। धुंध का, अगर प्रकाश सूर्य नहीं निकल रहा है, धुंध नहीं है, तब भी उसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बनी रहती है, क्लोरोफिल पर्याप्त मात्रा में होता है, पौधे के पास भोजन अधिक मात्रा में होता है, और वो सूर्य की रोशनी ना होने के कारण भी वो अपनी बढ़वार करता रहता है, अपने तत्वों को एकत्रित करता रहता है। इससे ये फर्क पड़ता है कि जब झंडा पत्ता निकलता है तो झंडा पत्ता बहुत चौड़ा होता है, और जो हमारी बालें निकलती है DBW 327 की,
वो जो बाली होती है किसान भाइयों, वो काफ़ी मजबूत और उसमें दाना मोटा और काफ़ी चमकदार दाना होता है, जो हमारे उत्पादन को 30 क्विंटल तक आसानी से पहुंचा देता है। मैं आपको यहाँ बता देना चाहता हूँ कि बहुत सारे किसान भाई इसका थोड़ा बढ़वार 100 सेंटीमीटर के आसपास हो जाती है, तो हमने अब तक पैकेजो प्रैक्टिस में अपनी में लियोसिन का स्प्रे नहीं किया है। तो किसान भाई उससे भी आप परहेज कर सकते हैं, आपको लियोसिन की स्प्रे करने की आवश्यकता नहीं है। कई बार लियोसिन का स्प्रे करने से गेहूं में दाब भी आ जाती है और उसकी बाली का जो आकार है वो सिकुड़ जाता है, जिससे उत्पादन की क्षति हो सकती है। तो कदापि ऐसा ना करें। हमने अब तक, हमारा ये चौथा वर्ष है जब बीज उत्पादन कर रहे हैं DBW 327 का, और इसमें किसान भाइयों ये ये प्रमुख बातें आपसे करी हैं मैंने। और जब आगे आगे जैसे जैसे गेहूं बढ़वार की तरफ होगी, उसके ऊपर भी हम आपके साथ गहन चर्चा करते रहेंगे। और अगर किसान भाइयों का कोई प्रश्न होगा तो आप कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं, हम आपका जवाब देने का भी प्रयास करेंगे। इसी के साथ वार्ता को विराम देता हूं। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान।